हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। द्रव्य के तापीय गुण, अध्याय 11, भौतिकी, कक्षा 11। ठीक। चैप्टर की भूमिका हम ले रहे हैं 11(1) एनसीईआरटी के मुताबिक, और इस भूमिका को पढ़ेंगे और इसमें सारी बातों की जांच करेंगे। ठीक है। और इस चैप्टर में एक्चुअली हमें क्या क्या पढ़ना है इसका पता लगाएंगे, है ना। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो ये है हमारे पास अध्याय 11 और द्रव्य के तापीय गुण। और यहाँ ले रहे हैं 11(1), और ये ले रहे हैं भूमिका। ठीक, चलिए अब देखिए तापमान की बात आएगी। सबसे पहले क्या आएगा, हम बनाएंगे तापमान, यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, सबसे पहली बात यह आएगी टेम्परेचर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ एक बड़ी सी छोटी सी जो आपने देखी होगी बात, एक छोटी बड़ी बात जो भी है, धारणा। यानी तापमान एक धारणा है, धारणा के आधार पर है। किसी वस्तु के ठंडा या गर्म होने की जो माप है वो तापमान से की जाती है, धारणा है। और कैसी है, आपेक्षिक है। आपेक्षिक है यानी रिलेटिव है, अगर देखा जाए तो रिलेटिव। आपेक्षिक बोलते हैं रिलेटिव। इस बात को हम समझेंगे कि भाई ये चीज़ क्यों है, तापमान की जो धारणा है वह आपेक्षिक क्यों है, ठंडा या गर्म होना वास्तव में किस चीज़ के बारे में है, अब हम देखेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि जो ऊष्मा है, ऊष्मा का जो लेन देन है, इसके आधार पर हम देखेंगे गुणों में हम देखेंगे तापीय प्रसार। तापीय प्रसार, ठीक, पदार्थों का तापीय प्रसार। प्रसार से मतलब आयतन बढ़ता है घटता है, लंबाई बढ़ती है, आयतन, लंबाई या क्षेत्रफल, है ना, ये जो है बढ़ता है घटता है। क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर वस्तुएं फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। भाई देखो, बर्फ़ गर्म करने पर पानी बन जाता है, सिकुड़ जाता है। बाकी धातु जो हैं गर्म करने पर फैलती हैं, उनकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक, कुल मिलाकर तापीय प्रसार। इसके बाद ऊष्मा अगर हम देते हैं, ऊष्मा यानी ऊर्जा के रूप में समझेंगे ऊष्मा को। अगर हम किसी ऊष्मा देते हैं किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को, तो उसमें किस तरह के परिवर्तन होते हैं, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अगर उसमें अवस्था परिवर्तन भी हो जाता है, कि अवस्था परिवर्तन को समझ रहे होंगे कि अवस्था परिवर्तन कैसे, गर्म करने पर चीज़ें पिघल जाती हैं, उनकी अवस्था परिवर्तन हो जाता है। अवस्था परिवर्तन कहाँ होता है, कैसे होता है, इस बात को समझेंगे। इस बात ऊष्मा या ऊर्जा के लेन देन से संबंधित नियम है, लेन और देन से संबंधित नियम है। ठीक, ऊष्मा का तापमान से क्या संबंध है, ये बातें जो है हम समझेंगे। तापमान में तापमान कैसे नापा जाता है, मापन। मापन के लिए जो मात्रक हैं, जो इकाई हैं, जो पैमाने हैं वो क्या हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस है, एक केल्विन है ना, एक फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस कन्वर्जन के बारे में जानेंगे, इनको समझेंगे। तो कुल मिला के शुरुआत जो हम करेंगे, हम तापमान से करेंगे। तापमान के बाद तापमान के पैमानों पे आएंगे। ठीक, फिर तापमान के प्रभावों में गुणों को पढ़ेंगे, किस तरीके से तापमान से प्रसार होता है, घनत्व बदलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे ऊष्मा चालन पर। ठीक, ऊष्मा का जो चलती है, ऊष्मा बहती है। ठीक, तो इसमें क्या चालन है ऊष्मा का, कि दूसरा संवहन है ना, ये है। और ऊष्मा विकिरण के रूप में भी होती है अगर, तो वो किस प्रकार की है, यानी ऊष्मा का हस्तांतरण कैसा होता है। यहाँ के ऊष्मा का स्थानांतरण की बात करेंगे, ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो कैसे होता है, इस बारे में बात करेंगे। ठीक, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर इस तरीके से है। ठीक, गणितीय रूप में अगर इसे देखें, गणित में अगर देखें, तो इस चैप्टर में समाकलन या अवकलन का हल्का हल्का सा प्रयोग है। यानी इस चैप्टर में अगर कहीं कहीं लगाएंगे तो समाकलन
और अवकलन का इसमें हल्का हल्का सा प्रयोग है। ठीक, सामान्य ग्राफ, जो सामान्य ग्राफ होते हैं, सरल रेखा का ग्राफ है ना, या कोई परवलयाकार ग्राफ हो जैसे, वो सिंपल सा दो तरह के ग्राफ इसमें इस्तेमाल होते हैं। सामान्यतया सरल रेखा का ग्राफ इसमें इस्तेमाल होता है। बाकी गणित का प्रयोग जैसे त्रिकोणमिति का प्रयोग इसमें नहीं है, त्रिकोणमिति का इसमें कोई प्रयोग नहीं है, निर्देशांक ज्यामिति का इसमें कोई प्रयोग नहीं है, सीधा सीधा सा चैप्टर है। इसमें बस समझना है हमें तापमान और ऊष्मा, तापमान का घटना बढ़ना कैसे होता है, ऊष्मा का लेन देन कैसे होता है, ऊष्मा देने पर किसी पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी पदार्थ से ऊष्मा निकाली जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर इतनी सी बातें बस इस चैप्टर में हैं। ठीक, अब हम शुरू करेंगे कहाँ से, तापमान से। ठीक, चलिए इस चैप्टर में भूमिका बनाई, अब हम लेते हैं तापमान। ठीक है, आते हैं, छोटी छोटी क्लासें बना रहे हैं इस चैप्टर में। जैसा टॉपिक है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में छोटा टॉपिक है, छोटा वीडियो है। अगर एनसीईआरटी में टॉपिक बड़ा है तो एक वीडियो बड़ा होगा या एक दो तीन भागों में बनेगा। फिर 40 मिनट का वीडियो बनाते हैं हम लोग, 30-40 मिनट का, तो 2-3 भागों में बनेगा। कुल मिला के टॉपिक के हिसाब से वीडियो बनाते हैं। ओके डन। तो हेडिंग क्या था, भूमिका। अब दूसरा क्या हेडिंग है यहाँ पर, तापमान, ताप तथा ऊष्मा दूसरा हेडिंग है हमारा, उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए द्रव्य के तापीय गुणों को शुरू करते हैं। पहली क्लास में हमने, छोटी सी क्लास थी हमारी, हमने जाना कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम बात करते हैं ताप तथा ऊर्जा, है ना, ऊष्मा के बारे में। तो पहला जो पॉइंट आएगा हमारा, ताप तथा ऊष्मा। 11(2) एनसीईआरटी के मुताबिक ताप तथा ऊष्मा, अंग्रेजी में बोलेंगे हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक, अब इसमें सबसे पहली जो बात होगी वह है टेम्परेचर के बारे में होगी, ताप के बारे में होगी। ठीक, तो वस्तुओं के ठंडा या गर्म होने का अपेक्षिक मापन, तो क्या लिखेंगे, वस्तुओं के या पदार्थों के ठंडा या गर्म होने का आपेक्षिक मापन तापमान कहलाता है। देखिए कितनी सरल सी परिभाषा है, ठंडा या गर्म होने का आपेक्षिक मापन। ठीक, अर्थात तापमान का मापन किसी पदार्थ की तप्तता की आपेक्षिक माप है। ठीक, यानी तापमान ठंडा या गर्म अनुभव करने की धारणा पर आधारित है। ठीक, अब यहाँ पर ठंडा या गर्म होने की धारणा, ठंडा या गर्म होने की धारणा। ठीक, तो ठंडा या गर्म होने की धारणा
किसी पदार्थ में संचित ऊर्जा, ऊर्जा के साथ में लिख देंगे साथ में यहां ऊष्मा, की आपेक्षिक माप है। यानी किसी पदार्थ में कितनी संचित ऊर्जा है ऊष्मा के रूप में। ठीक, अब यहां बात आती है कि ऊष्मा के रूप में किसी पदार्थ में कितनी संचित ऊर्जा है, अब उसका मापन होता है, आपेक्षिक मापन होता है। ये ठंडा, ये गर्म, ये ठंडा, ये गर्म। तो उस केस में ठंडा या गर्म होने की धारणा बनती है। उसको अगर आपेक्षिक नापें तो सीधे सीधे वो तापमान पर चली जाती है। यानी तापांतर सीधे सीधे क्या बन जाएगा? ऊष्मा अंतर, ऊष्मा का अंतर। दो पदार्थों में जो ऊष्मा का अंतर है, ऊर्जा का अंतर है, ऊष्मीय ऊर्जा का अंतर है, वही ताप का अंतर बनेगा। ठीक, अब किसी वस्तु में ऊष्मा ज़्यादा है, किसी में कम है, जब उन्हें संपर्क में लाएंगे तो जो ऊष्मा का या ऊर्जा का अंतर होगा वही ताप का अंतर परिभाषित कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये धारणा जो है दरअसल तापमान की है। अब इसमें अगर हम और थोड़ा सा जानेंगे तो ये जो ऊर्जा है ऊष्मा के रूप में, किसी पदार्थ में ऊष्मा के रूप में संचित ऊर्जा उस पदार्थ के अंदर आणविक या परमाणविक, आणविक या परमाणविक गति का मापन है। अब देखिए यहाँ बात स्पष्ट हो रही है कि किसी भी पदार्थ में ऊष्मा के रूप में जो संचित ऊर्जा है वह उस पदार्थ के अंदर आणविक या परमाणविक गति का मापन है। यानी उसके अंदर जो अणु है वो कितनी तेजी से गति कर रहे हैं, ये उसका मापन है। ठीक, दूसरे, किसी वस्तु में या किसी पदार्थ का विकिरण का स्तर भी ऊष्मा को प्रभावित करता है। दूसरा कारण क्या बताया कि जो ऊष्मा का स्तर है, विकिरण की ऊर्जा, संचित जो विकिरण की ऊर्जा है, किसी पदार्थ में विकिरण ऊर्जा संचित होती है रेडिएशन के रूप में, वह भी इसको प्रभावित करता है। यानी यह गति को भी प्रभावित करता है। तो आपेक्षिक अणुओं की या परमाणुओं की आपेक्षिक गति का सीधे सीधे संबंध है ऊष्मा का अंतर। ऊष्मा का अंतर, तापांतर, ऊष्मा का अंतर, तो तापांतर हो गया। यही तापांतर, इसी तापांतर को अपन आपेक्षिक बना के इसी तापांतर को अपन ताप कहते हैं। यानी ताप जो है वास्तव में ताप का अंतर है, यानी ऊष्मा का अंतर है। अब इसमें क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस, कोई है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 50 वाला अगर 100 वाले को छुएगा तो वो उसे गर्म लगेगा, उसकी तप्तता की, अपेक्षिक तप्तता का उसे ज्ञान होगा। ठीक, तो कुल मिला के ठंडा या गर्म होने की धारणा, यह तापमान हो गया। तापमान किस बात पे आ गया? ऊष्मा का अंतर हो गया, जो संचित ऊष्मा है उसका अंतर हो गया, या ऊष्मीय ऊर्जा का अंतर हो गया। ऊष्मीय ऊर्जा किस रूप में होती है? अणु या परमाणुओं की जो गति है, किसी भी पदार्थ में अणु या परमाणुओं की जो गति है वो गतिज ऊर्जा में है, या आप जानेंगे उसको जिसे कहते हैं दोलन करते हैं अणु, दोलन ऊर्जा में है। जिस तरह की भी ऊर्जा है ये उस ऊर्जा का, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे गतिज ऊर्जा, यानी किसी भी पदार्थ के अंदर गतिज ऊर्जा का जो स्तर है, आपेक्षिक स्तर है, वही ताप का अंतर है, वही ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिभाषित हो जाती है। ठीक, अब अगर ये ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है, ऊर्जा बहती है, तो अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले की तरफ वो स्वतः ही बहती है। मान लीजिए किसी पदार्थ के अंदर अणुओं की गति ज़्यादा है, सपोज करिए,
तो टक्कर मारेंगे दूसरे वाले से, जो भी उसके संपर्क में आएगा तो बहेगी। तो उष्मा अधिक, उष्मा का जो स्तर है, जिन अणुओं के पास अधिक है ऊर्जा, उनसे कम की तरफ बहेगी। यानी उष्मा अधिक ताप से कम ताप की तरफ अपने आप ही स्वतः ही बहती है, स्थानांतरित होती है। ठीक, अब इसके बाद तापमान के बारे में जाना, भाई तापमान क्या, ये समझा। अब देखते हैं कि तापमान का जो मेजरमेंट है, तापमान का जो मापन है वो क्या है, वो कैसे करते हैं। ताप मापन, ताप का मापन। तो हमने जैसे देख लिया भाई, ताप का जो मापन है वो आपेक्षिक है, यानी ताप का जो मापन है वह आपेक्षिक है, यानी वास्तव में वो ताप का अंतर है अगर देखा जाए तो, है ना। तो क्या करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं डिग्री। ठीक, डिग्री यानी इससे कम या इससे ज़्यादा। डिग्री का मतलब है इसकी एक की तुलना में दूसरे का स्तर कम है या ज़्यादा है। ठीक, और ये बात स्पष्ट हुई कि अणुओं की गतिज ऊर्जा या परमाणुओं की गतिज ऊर्जा किसी पदार्थ में कितनी है, उसकी वो डिग्री। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस, ये हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो तप्तता की या ठंडा होने की जो माप है वो है तापमान। अब डिग्री लगाना पड़ेगा, तो डिग्री के लिए क्या करते हैं, एक टेम्परेचर बनाया डिग्री सेल्सियस, एक बनाया डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक हमने ये पदार्थों के लिए सामान्य बनाया। हमने किसी भी पदार्थ के लिए हमने दो बातें बनाई। इसके लिए हमने बनाया आदर्श गैसों के लिए दूसरी चीज बनाई हमने, इसको भी परिभाषित किया हमने, यह है केल्विन। इसे कहते हैं परम ताप, यानी इसमें डिग्री की आवश्यकता नहीं है, यानी इसमें आपेक्षिकता नहीं है। एक तापमान जीरो पर जाके परिभाषित किया गया, जीरो पर पदार्थों की कुछ अवस्थाएं बताई गई, ये भाई ये द्रव्य में होगा या ये गैस में होगा या ये सॉलिड में होगा, और वहाँ पर जीरो परिभाषित किया गया। तो उस जीरो में के हिसाब से तापमान का एक पैमाना बनाया गया। तो ये परम ताप है। तो परम ताप ही ताप का ऐसा ही मात्रक है। तो तीन तरह की चीज़ें आई। सामान्यतः हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हैं। जो थर्मामीटर है हमारे पास जिससे हम तापमान नापते हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, यानी इसमें हमारा थर्मामीटर होता है। ठीक, और ये सामान्यतः ये पैमाना है, डिग्री सेल्सियस में हम अपने मान चीज़ें हमें दे रखी हैं वो सब चीज़ें लेते रहते हैं। अब होता है कि अगर हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करें, डिग्री सेल्सियस में लें, केल्विन में लें, तो इनमें क्या संबंध है, इनमें क्या संबंध हम स्थापित करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। पहले इन दोनों में संबंध बनाते हैं। क्या संबंध होता है, F-32/9 और C/5। देखिए ये संबंध होता है, यानी टेम्परेचर किस में, फ़ारेनहाइट में, ये टेम्परेचर किस में, सेल्सियस में, और ये रिलेशन होता है F-32/9 5। इसका मतलब फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर हम सेल्सियस वाले को फ़ारेनहाइट में बदलें तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक, ये सूत्र होता है। और अगर केल्विन को बदलें सेल्सियस में, यहाँ इन दोनों को, तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, केल्विन जो होता है, केल्विन का तापमान 273.15 प्लस सेल्सियस ये होता है। यानी डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर में 273.15 जोड़ दें तो बन जाता है केल्विन। ठीक, जीरो केल्विन अगर हम बात करें, जीरो केल्विन, तो जीरो केल्विन का मतलब है कि माइनस में 273.15, 273.15 माइनस का टेम्परेचर है। तो वहाँ पे क्या है, आदर्श गैसों में कोई भी गैस पूरी तरह लिक्विड में बदल जाती है। ठीक, गैस का आयतन शून्य हो जाता है। इस तरह की धारणाएं रखी गई हैं। आगे पढ़ेंगे क्या मानकर ये बनाया गया है, ये हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि हमारे पास ऊष्मा गति की जो है एक अध्याय है ऐसा, उसमें हम पढ़ेंगे इसको, इसकी पूरी जानकारी वहाँ पे हम लेंगे।
यहाँ पर हमारे पास ये दो मुख्य तापमान हैं, एक फ़ारेनहाइट है और एक सेल्सियस है। ठीक, अब जहाँ तक बदलने की बात है, उदाहरण अगर हमारा बनता है तो बेसिकली इस पे बनता है। क्या उदाहरण बनता है? सामान्य सा उदाहरण बना के देखो एक बार, सामान्य सा उदाहरण बना के देखते हैं। एक व्यक्ति का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो यह तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना है? ठीक, अब ये बात स्पष्ट हो रही है कि इस व्यक्ति को बुखार है, इस व्यक्ति को बुखार है, इसे बुखार कहते हैं, क्योंकि सामान्य तापमान जो होता है 98.3, 98.6, ये दो तापमान है लगभग, 98.3, 98.4 ये सही तापमान होते हैं। ठीक, अब इसको बुखार है, देखो ज़्यादा है, ये किस में होते हैं? फ़ारेनहाइट में। ठीक, तो कुल मिला के कितना इसका तापमान है डिग्री सेल्सियस में? तो यहाँ डाल देते हैं, कैसे डालते हैं देखो, C/5 100 - 32/5, देखो ये आ गया। फ़ारेनहाइट की जगह पे क्या डाला मैंने? 100। यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं, हम उल्टी वैल्यू लगा देते हैं, जो फ़ारेनहाइट की जगह पे जो फ़ारेनहाइट में तापमान है वो यहाँ लगा दो, सेल्सियस वाला आ जाएगा। अब इसके बाद इसे हल करते हैं। C ये है 9 है ना, 5 लिख दिया मैंने, इसको 9 कर लो ऐसे। तो 100 में से 32 गया, कितना बचेगा? ज़रा घटाओ इसको, ये बचेगा 68, और ये बचा 5 और ये बचा 9। ठीक, इसको हल कर लो, कितना आ रहा है देखो, 8 पंजे 40, 5 छंग 30 और 4 34/9, ये आ गया तापमान डिग्री सेल्सियस में। ठीक, अब ये हल करने पे कितना आएगा? C की मान अगर निकालें, 9 या 27, बचे कितने? 7 हुए 70, तो 9 ये आ जाएगा तुम्हारा 9×8 = 72, हाँ 38 से कुछ कम, 37.9 के आसपास लगभग, पूरा सही निकालेंगे तो 8-7 ऐसा कुछ आएगा। तो ये डिग्री सेल्सियस का तापमान है। ठीक, अब यहाँ पर हम प्रतीकों को अगर बदलना चाहते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, प्रतीकों को बदल दिया जाता है। ये टेम्परेचर किस में है? फ़ारेनहाइट में, और ये टेम्परेचर किस में है? सेल्सियस में, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ का तापमान किस में? सेल्सियस में, तो TC लिख दिया, यहाँ फ़ारेनहाइट लिख दिया, बस ऐसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो ये तापमान किस में है? केल्विन में, और ये तापमान किस में है? सेल्सियस में। प्रतीक बदल दिया गया, प्रतीक को बदला जा सकता है इस तरीके से, लेकिन मोटा मोटा समझने की बात है, 9th क्लास की बात है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें। और हम देखते हैं कि भाई इनकी जो निर्भरता है वो कैसी है, इनकी निर्भरता कैसी है, यानी ग्राफ पर ये चीज़ कैसे दिखाई देती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और उस ग्राफ से हमें क्या जानकारी मिलती है। चलिए, हम लिखते हैं T फ़ारेनहाइट की TC पर निर्भरता। देखो ये रहा, TF की TC पर निर्भरता। हमें ये जानना है कि भाई अगर TC बदलें तो TF कैसे बदलता है, फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं उसको। तो क्या करते हैं अपन, इस चीज़ को उठा लेते हैं यहाँ से। हम क्या करेंगे, यहाँ पर TF लेंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे TC। ठीक, उसके बाद हम TF बनाएंगे TC के पदों में, समीकरण बना देंगे। तो कैसा समीकरण बनेगा, जरा देख के बताएं इस समीकरण में कैसा बनेगा। देखो ये बनेगा TF 9/5 TC + 32, ये बन गया। देखो ऐसे सरल हो गया। हाँ, अब यहाँ पर ये देखा जाए, एक सरल रेखा का ग्राफ है। ये किस पे है? इधर मान लेते हैं इसको y अक्ष पे, और इसको मान लेते हैं x अक्ष पे। अब मान लीजिए मैं TC का मान 0 रखता हूँ, TC का मान कितना रखता हूँ? 0 रखता हूँ, तो कितना आएगा? ये आएगा 32। ये मान लेता हूँ कि ये 32 है। ठीक,
उसके बाद मान रखते जाता हूँ, ये बढ़ता जाता है। अब इसका ढलान क्या है, 9/5 1.8, यानी इसका जो ढलान है कुछ मिला के इस तरह का ढलान है ऐसे। ये एक सरल रेखा बन गई, देखो सरल रेखा। ठीक, इसका जो ढलान है, ये जो कोण है, ये थीटा, ठीक, ये टेन थीटा कितना है जरा देख के बताओ। ये टेन थीटा है 1.8। कहाँ से आया, यहाँ से आया, देखो 9/5 कितना होता है, 1.8 होता है। तो इसका जो टेन थीटा है, इस ग्राफ का जो ढलान है, जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वो है 1.8। ठीक, अब यहाँ पर अगर कोई छोटा सा अंतःखंड या कोई इस रूप में काटते हैं, यहाँ काटते हैं मान लीजिए, कोई ऐसा जोड़ थोड़ा सा ये काटते हैं मान लीजिए, ये चीज़ क्या है, ये ठीक, यहाँ कोई T फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, उसमें से 32 घटा, तो ये है T फ़ारेनहाइट -32, ये जो चीज़ है। और ये क्या है नीचे वाली चीज़, T फ़ारेनहाइट -32, इसके नीचे क्या है यहाँ पे, ये वाली जो चीज़ है, ये क्या है, ये जो है ये है 1.8। ठीक, क्योंकि ये पूरा लंब और ये आधार। ठीक, ये कितना है, ये T 1.8 नहीं, सॉरी, ये है TC, ये है यहाँ तक का। TF हमने यहाँ माना, ये है TC, कोई भी TC मान लें, ये TC है, ये वाली चीज़ TC है। ठीक, तो ये हो गया TC। तो ये जो चीज़ है, यही वो चीज़ है, ये कितनी आ रही है, 1.8, ये रही। यानी यहाँ का अंतर TF -32, ये लाइन हो गई, देखो कोई TF मान लिया, यहाँ पे कोई TC मान लेंगे, भाई TC आगे को बढ़ रहा है, तो ये बन गया त्रिभुज का आधार, ये बन गया त्रिभुज का लंब। तो लंब क्या है, TF -32, क्योंकि 32 घटेगा, भाई यहाँ तक का पूरा क्या है, देखो TF है ना, और ये कितना है 32, 0 पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो TF -32 हो गया ये तो, और ये TC है, क्योंकि दो निर्देशांक हम लेते हैं यहाँ पे, मान लो दो लेते हैं, यहाँ पे TF और TC लेते हैं, तो कुल मिला के ये चीज़ बन जाती है। ग्राफ के ऊपर ये ऐसे दिखाई देता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा ग्राफ। टीके की TC पर निर्भरता, ये लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखो इधर ले लेते हैं TC और इधर ले लेते हैं TK, ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है हमें जोड़ना है, भाई TK प्रोपोर्शनल टू TC है, तो TK में 273 जोड़ेंगे तो TK बनाने के लिए TC, तो हमें अगर TK 0 चाहते हैं तो TC -273 लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये है -273.15, ये है वो तापमान। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे सरल रेखा में बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ पर TK का मान कितना है, शून्य। TK का मान कितना है, सॉरी यहाँ पे TC का मान कितना है, शून्य। तो TK कितना होगा, ये जो TK है, TC का मान शून्य होगा। देखो यहाँ पे इस लाइन पर TC का मान शून्य है, तो TK कितना हो जाएगा, 273.15। ठीक, तो ये जो मान है ये कितना है, ये है 273.15, ये TK का मान है। तो कुल मिला के इसका ढलान क्या है, ये थीटा है, तो टेन थीटा कितना होता है यहाँ पे, भाई ये भी 273 है, ये भी 273 है, तो कितना हो गया 45 अंश। यानी टेन थीटा कितना है, टेन थीटा है 1 के बराबर। इस रेखा का जो ये ढलान है, यहाँ देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है, ये टेन थीटा अगर देखें तो ये टेन थीटा इसमें हमेशा 1 के बराबर होता है, ये y अक्ष पर, ये x अक्ष पर, तो y = x, और उसमें कुछ जोड़ा गया, अंतःखंड काट देते हैं, सरल रेखाओं में जाते हैं, तो इसका जो ढलान है वो 1 के बराबर है। तो ये सरल रेखा जो है ये बताती है इस संबंध को। ठीक।